हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का मामला पिछले 4 साल से चल रहा है। 4 साल नहीं बल्कि मैं कहूँ 4.5 साल से चल रहा है और आज फिर इसकी सुनवाई हुई। 14 मार्च 2019 को पहली बार इस मामले को रजिस्टर किया गया था और इस केस की बात करें तो एक रिट पिटीशन है, 5901 केस नंबर है। 2019 में इस मामले को रजिस्टर किया गया। आप खुद भी एमपी हाईकोर्ट की वेबसाइट में जाएंगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। केस स्टेटस में आप क्लिक करोगे तो ये सारी चीजें यहाँ पे दिख जाएंगी, है ना। नाउ आज मामले की सुनवाई कर रहे थे जस्टिस सीलनागू और जस्टिस अमरनाथ केसरवानी और अब इसको फिर से अगली डेट मिल गई है 4/9/2023, मतलब 4 सितंबर 2023 की डेट मिल गई है। नाउ यहां पे कई लोगों का कहना यह है कि भाई मामला इतना लंबा क्यों खिंच रहा है, 4.5 साल हो गया। ऐसा लगता है कि चूंकि जजेस के बारे में तुम कुछ बोल नहीं सकते, अदरवाइज कंटेम्प्ट का मामला लग जाएगा। हालांकि जो जेन्युइन क्रिटिसिज्म है वो तो होनी चाहिए। तो जेन्युइन क्रिटिसिज्म यही है जज के लिए कि साहब आपको मामले को इतना लंबा नहीं खींचना चाहिए। जब मामला राज्य के कई लाख एम्प्लॉइज, कई लाख लोगों का हो, कई लाख कैंडिडेट्स का हो, तो उस मामले की सुनवाई आपको भी जल्द जल्द करनी चाहिए। वर्डिक्ट भी आपको प्रयास करना चाहिए, जल्द जल्द देना चाहिए। हाई कोर्ट में कोई बैठा हो या सुप्रीम कोर्ट में कोई भी जज बैठा हो, हर किसी का एक मोरल ऑब्लिगेशंस होते हैं, अकाउंटेबिलिटी होती है कि आपको जो मामला दिया गया उसकी सुनवाई आप टाइम बाउंड मैनर पे करें। यदि आप टाइम बाउंड मैनर पे नहीं करते तो मतलब ये आपकी जो सेंसिटिविटी है उस केस के प्रति वो ऐसा लगता है कि जैसे बहुत कम है। ये देखने के लिए हम लोग इसका आकलन कर सकते हैं। वकीलों के बारे में यदि मैं कहूं तो वकीलों में तो ऐसा लग रहा है जैसे जुगलबंदी चल रही है। पक्ष और विपक्ष दोनों के वकील जो है आपस में ऐसा लग रहा है कि जुगलबंदी बना रखे हैं कि हाँ चलो ठीक है, मामले को पोस्टपोन करते हैं। और मामला पोस्टपोन होते होते अब हमारा जो विधानसभा का चुनाव है उस तक पहुंच गया है। अब ऐसा लग रहा है कि विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद में शायद जजमेंट आ जाए। उसके बाद में शायद वकील ही बोल दें कि हाँ ठीक है साहब जजमेंट दे दो, आप में कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है। ऐसी कंडीशन फिलहाल देखने के मिल रही है। मतलब आप यदि प्रॉपर तरीके से आप देखो तो लगभग ऐसी दिख रही है। बिकॉज मध्य प्रदेश में ओबीसी की आबादी लगभग बताया गया 51% है, जो कि हाईकोर्ट में डेटा प्रस्तुत किया गया मध्य सरकार के द्वारा। तो यहां पे 51% आबादी को तो नाराज कर नहीं सकते, तो कंफ्यूज जरूर कर सकते हैं। तो कंफ्यूज करने के लिए हम ये कर रहे हैं कि उस मामले को टालमटोल कर रहे हैं। तो यहां पे कुछ फ्रेंड्स का कहना यह है क्या ओबीसी को आरक्षण 27% मिल सकता है, जो कि हमारे मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण मामला क्या है 14% दिया गया, बाद में उसको 27% किया गया कमलनाथ सरकार के टाइम में, और वो मामला फिर हाईकोर्ट में चला गया चूंकि इंदिरा सैनी केस के अगेंस्ट में है। इंदिरा सैनी केस बोलता है कि 50% से ऊपर आरक्षण की सीमा नहीं हो सकती है और 50% से ऊपर यदि आरक्षण की सीमा नहीं हो सकती, मतलब यहां पर SC ST OBC तीनों कम्युनिटी को मिलाकर 50% से ऊपर नहीं क्रॉस करेगा। चूंकि हमारे मध्य देश में शेड्यूल ट्राइब की आबादी ज्यादा है, 20% है, SC का रिजर्वेशन 16% है, दोनों को मिला के 36 हो जाता है। तो बचा कितना, 14 बचा, 14 ओबीसी को दे दिया गया। तो उस कंडीशन में यहाँ पे 14 से ऊपर ओबीसी का आरक्षण नहीं हो सकता। ऐसा इंदिरा सैनी केस के हिसाब से है। अब इंदिरा सैनी केस वैसा कोई तो है नहीं, वाटरमार्क है। जब आप संविधान में इतने सारे अमेंडमेंट कर सकते हो, संविधान में आज तक इतने सारे अमेंडमेंट हुए, 100 से ऊपर अमेंडमेंट हो गए, तो इंदिरा सैनी केस को बदलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये तो सिर्फ आपको एक बेंच बिठानी है और बेंच बिठा के इंदिरा सैनी केस को बदला सकता है। लेकिन बेंच बिठाने के लिए आपके पास होना चाहिए कंक्रीट एविडेंस। कंक्रीट एविडेंस क्या होगा? कंक्रीट एविडेंस ये है कि भैया ओबीसी की आबादी वर्तमान समय इतनी है और ओबीसी का प्रतिनिधित्व अलग अलग जॉब में ये है। तो उन दोनों के बेसिस पे आप कंक्रीट एविडेंस लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी मैटर को डिस्कस कर सकते हो। लेकिन इसी के चलते यहां पर जितनी भी रूलिंग पार्टी अभी तक रही हैं, उन्होंने मामले को टालमटोल करने का प्रयास किया। 2011 में जनगणना हुई लेकिन उस डेटा को प्रस्तुत नहीं किया गया। वहां पर पहली बार ओबीसी के मामले को उसका डेटा प्रॉपर तरीके से लिया गया, लेकिन उस डेटा को बाद में सरकार के द्वारा प्रेजेंट नहीं किया गया। 2021 में मोदी सरकार ने प्रॉपर तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भाई ओबीसी कोई भी जनगणना हम नहीं कराएंगे। ये प्रॉपर तरीके से सुप्रीम कोर्ट में उनके द्वारा बोल दिया गया। 2011 के आंकड़ों को भी पब्लिक करने से मना कर दिया गया कि भाई हम नहीं पब्लिक करेंगे। तो कुल मिला के तो ऐसे चल रही है, ऐसे तानाशाही चल रही है, भाई हम तो नहीं करेंगे, जो करना है कर लो। और ये कंडीशन को लेकर आप कह सकते हो कि ओबीसी कम्युनिटी का कहीं ना कहीं यहाँ पे नुकसान हो रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। क्योंकि जिस कम्युनिटी को यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे कोई बोल सकता है कि नहीं अनरिजर्व्ड में तो फाइट करते हो। देखो अनरिजर्व्ड में फाइट करते हैं, लेकिन कई बार हमने देखा है कि ओबीसी के साथ वहां भी चीटिंग हो जाती है। ऐसे गायनेकोलॉजिस्ट का भी रिजल्ट आया, पीडियाट्रिक्स का रिजल्ट आया MPPSC का, वहां पे आपने देखा होगा कि वहां पे वो अनरिजर्व्ड सीट में ओबीसी के एक भी बंदे को वहां पे नहीं लिया गया, है ना। इतने कम नंबर उन्हें इंटरव्यू दिया गया, क्योंकि वहां पे डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्शन हुआ। इंटरव्यूज में इतने कम नंबर दिए गए, कोई बंदा इंटरव्यू फाइट ही नहीं कर पाया, है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि ओबीसी के लोग इतने वो होते हैं कि भाई उनको जो है आप इतने कम नंबर दोगे।
मतलब आज की डेट पे कंडीशन है कि बहुत सारे एग्जाम में रिटर्न कराते हो तो वहां पे ओबीसी के लोग टॉप करते हैं, मतलब टॉप 5 में कोई ना कोई एक ओबीसी का रहता ही रहता है। तो ओबीसी कम्युनिटी का बच्चा इतना बेवकूफ तो होगा नहीं कि टॉप 5 में उसकी रैंक ना आ पाए। मतलब कुल मिला के ये कि इंटरव्यूज में ही कुछ लोचा चल रहा है, इसी कारण उसको प्रॉपर तरीके से नंबर नहीं मिल रहे हैं। मैंने पहले ही बोला था कि यदि आप कहते हो कि हम भाई इम्पार्शियल बॉडी हैं, तो भाई आप इंटरव्यूज को पब्लिक कर दो, सिंपल सी बात है। हाई कोर्ट में हर एक मामले की प्रॉपर तरीके से सुनवाई होती है, उसकी लाइव स्ट्रीमिंग होती है, तो आप भी इंटरव्यूज को लाइव स्ट्रीम करा दो। एनीवे दैट्स डिफरेंट मामला, उसको फिलहाल हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन यस, आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन ये है कि आप लोग यदि जानना चाहते हैं कि ओबीसी के लिए मध्य प्रदेश में क्या इनिशिएटिव लिए गए, तो रामजी महाजन पिछड़ा वर्ग प्रतिवेदन है, इसको प्रॉपर तरीके से आप पढ़ना। ये प्रॉपर तरीके से आपको सारी चीजें बताएगा। भाग 1 और भाग 2 में सारी चीजें बताई गई हैं कि यहां पर कितना पिछड़े वर्ग की जनसंख्या है, कुल जनसंख्या में उनका प्रतिशत कितना है, आयोग की अनुशंसाएं क्या है, सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को नौकरी में आरक्षण, संवैधानिक व न्यायिक विश्लेषण प्रॉपर तरीके से किया गया है। तो रामजी महाजन आयोग में बहुत सारी चीजें प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से डिस्कस किया गया है, तो आप इसको देख सकते हैं। यहां पर सब कुछ बताया गया है किस तरह से पिछड़े वर्ग आयोग गठन होना चाहिए, और साथ में ओबीसी की जो गणना है वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। सारी चीजें रामजी महाजन आयोग के द्वारा रिकमेंडेशन दी गई थी, आप इसको प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट डेटा है यहाँ पे। तो ये रहा, हमने काफी कुछ ओबीसी आरक्षण के बारे में डिस्कस कर लिया। आपके ओपिनियन क्या है आप नीचे कमेंट कर बता सकते हैं। यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स का ये कहना हो सकता है कि नहीं ओबीसी को आरक्षण की बात क्यों करते हो, आरक्षण कब तक लोगे। आरक्षण कब तक लोगे ये कहने का जो हक है वो सिर्फ उसको होता है जिसने कभी कोई आरक्षण ना लिया हो या प्रेजेंट टाइम में आरक्षण का बेनिफिट ना ले रहा हो। ईडब्ल्यूएस आरक्षण आपको ऑलरेडी दे दिया गया, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात करें अनरिजर्व कैटेगरी का 10% आरक्षण को दिया गया है, और आज की डेट पे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कोई बनवा लेता है, मतलब कैसे ही बनवा लेता है। मैंने तो देखा है कि यहाँ पे सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करके भी लोग सिविल सर्वेंट बने पड़े हैं और बाद में लीव विदाउट पे ले लिया, और लीव विदाउट पे ले लिया तो भाई 1 साल में उनकी सैलरी 8 लाख के मार्क को नीचे चली गई, और उसकी बेसिस पे उन्होंने प्रॉपर तरीके से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट बनवा लिया। तो ये तो ऐसी बात हो गई कि भाई यहाँ पे तो कंडीशन ये चल रही है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट तो कोई बनवा सकता है, मतलब कोई बनवा सकता है। तो वहां पे देखा जाए, और ईडब्ल्यूएस में कोई भी बाकी कम्युनिटी के लोग फाइट नहीं कर सकते, एससी एसटी ओबीसी उसमें जाके फाइट नहीं कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस में केवल और केवल अनरिजर्व कम्युनिटी के लोग ही फाइट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको रिजर्वेशन तो ऑलरेडी दे दिया गया है। तो ये कहना तो बहुत ही बेवकूफी होगी कि आप ये बोलो कि नहीं कब तक आरक्षण लोगे। भाई तुम्हें तो आरक्षण नया नया मिल गया है। यदि पूरे देश में यदि हम देखें तो पूरे देश में अलग अलग जॉब में यदि हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट की बात करें, हाई कोर्ट की बात करें, वहां पे हर जगह अनरिजर्व कम्युनिटी के लोग बैठे हुए हैं। और देखा जाए तो उसमें जनरल कम्युनिटी के जो लोग हैं, जजेस हैं, यदि उनकी बात करो तो कई बार तो यही कंडीशन है कि कुछ गिने चुने 200-250 परिवारों से ही जज जो हैं आमतौर पर अपॉइंट होते हैं। तो वहां पे तो पार्सलिटी आप खुद करते हो, तो आपने खुद पार्सलिटी का रिजर्वेशन ले रखा है, तो कहीं ना कहीं आपको ये बोलने का हक तो नहीं मिलता है ना। वो इंसान बोल सकता है जो बहुत ही फेयर रहा हो, देन दे हैव राइट्स टू से एनीथिंग, है ना। एनीवे ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। हालांकि हमारे पास इस समय पार्लियामेंट में एक और डेटा रखा गया था कि हमारे यहाँ जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर कितने प्रोफेसर्स एससी एसटी ओबीसी कम्युनिटी के हैं, उसका डेटा भी हमारे पास में है। हाई कोर्ट का डेटा तो ये रखा गया था कि 15% के आसपास ही एससी एसटी ओबीसी कम्युनिटी के लोग हैं, जबकि उनकी आबादी 90% के आसपास होगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो ये मिसप्लेस हो रहा है, इसको हम रिप्रेजेंटेशन देकर इसको कम कर सकते हैं, एंड दैट्स द नीड ऑफ द आवर। और ये ओबीसी कम्युनिटी के लोगों को भी समझना पड़ेगा, और आपको भी समझना पड़ेगा कि जो आरक्षण है ये कोई ऐसा नहीं खैरात दे दिया गया है, दैट्स अ मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। देखो रिजर्वेशन हर किसी को दिया भी नहीं आ सकता, बिकॉज ऑब्वियस बात है गवर्नमेंट जॉब इतनी है नहीं, लेकिन रिजर्वेशन एक प्रकार का रिप्रेजेंटेशन है। जब उस कम्युनिटी के लोग वहां पे बैठते हैं तो वो एक प्रकार से सिंबल होता है कि हाँ हमारी कम्युनिटी के लोगों का भी रिप्रेजेंटेशन है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये रहा मेरी तरफ से, ये ओपिनियन हमारी तरफ से रहा है। आपके ओपिनियन क्या है आप नीचे कमेंट करके बताएं। मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर।